पीके स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने संतुलन कैसे करना है और रासायनिक अभिक्रियाओं को ये कंप्लीट किया था। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम आगे अध्याय 3 व 4 में अध्ययन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिसमें बताया कि एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और भुजा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया है। क्या आप इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO एक ठोस पदार्थ है जो बिना बुझा हुआ चुना, फिर उसे जल के साथ मिलाया H2O। इससे क्रिया करने के बाद CaOH2 बन गया, यानी बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। CaOH प्लस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे CO2 से क्रिया करने के बाद CaCO3 यानी कैल्शियम प्लस H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। संयोजन के कुछ उदाहरण और भी हैं, जिसमें C प्लस O2 मिलकर बनता है CO2। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। 2H2 प्लस O2 से 2H2O का निर्माण होता है। सरल शब्दों में हम कहें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे अभिक्रिया मिश्रण है वो गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन में HCH4 यानी प्राकृतिक जो गैस का दहन है CH4 प्लस 2O2 से CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय पाचन क्रिया के समय हमें पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे।
6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करने के बाद संयोग करने से 6CO2 प्लस 12 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। शाक सब्जियां जैसे वनस्पति द्रव्य उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब देखिए क्रियाकलाप के अंदर में अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह 1.4 चित्र जिसमें बताया कि गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। यह क्वथन नली फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। बरंदर दिया हुआ है, इसमें बताया है, ये चित्र में बताया भी अभिक्रिया कैसे होती है ऊष्माक्षेपी। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है एक शुष्क क्वथन नली में 2G फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। इसका उदाहरण ये दिया हुआ है। क्रिस्टल लीजिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या सिपरेट लेप की ज्वाला को गर्म कीजिए जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया है। यह वियोजन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है, यानी कि ये किस रंग में परिवर्तन हुआ है? हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जैसे ये फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 2FeSO4। ये मिलने के इससे क्या हुआ, किस में टूटा है ये? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 फेरिक ऑक्साइड में। इस अभिक्रिया में एकल जो अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यानी एकल अभिकर्मक था FeSO4 2FeSO4। यह टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस जो सल्फेट है FeSO4 ये 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी FeSO4 है वो क्या करता है, 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है। फेरिक ऑक्साइड क्या था? ठोस है, जबकि SO2 व SO3 क्या है? गैसें हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित का होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, ये क्या है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण आगे दिया हुआ है। जैसे एक क्वथनली में 2G लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। जैसे
PB NO3 फिर 2, इसका अलग से वियोजन हुआ है 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2, यानी कि लेड जो नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट गया है। फिर आगे दिया हुआ है एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ का डोट लगा दीजिए। इस छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाएं और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल से भरी 2 आसंकित परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण की थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों को पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये देखिए बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले शंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैसों का आयतन समान है? जब दोनों प्रखनलियों गैस से भर जाएं, तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनली के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी रखनी है कि चरण शिक्षक के द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है, यह इस करने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसी गैस है। 1.8 में क्या दिया है कि 2G सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड को रंग को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है। जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, यह टूटकर सूर्य का प्रकाश दिया गया, इसे ये टूटकर Ag+Cl2 में बदल गया है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड है ये AgBr, ये सूर्य के प्रकाश में Ag+Br2 में बदल जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि ऊर्जा चाहिए, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक ये हमने क्रियाकलाप ये दिया हुआ है, ठीक है। इस क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। एक प्रखनली में लगभग 2G बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें फर्स्ट G अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से प्रखनली के निचले सिरे को छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं ये देखना होगा भी ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। जैसा कि A तथा B इसे चिन्हित किन्हीं 2 प्रखनलियों लीजिए। प्रत्येक प्रखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक प्रखनली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए।
तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। प्रश्नावली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। इसमें ये करके देखना होगा। इसमें क्या है, लोहे की कील थी, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील एक अलग कलर की है। कॉपर सल्फेट के विलयन प्रश्नावली ए और ये इधर है प्रश्नावली बी, इसमें भी अंतर दिखाया हुआ है। प्रयोग से पहले और उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट विलयन की तुलना। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? भी इसमें क्या हो गया, लोहे की कील का रंग था वो भूरा क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप के अंदर हमने Fe लोहे की कील प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाई, तो ये आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu में बदल गया। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ तो इसे विस्थापित करके हटा दिया, यानी कॉपर को हटा दिया और SO4 को अपने साथ ले लिया सल्फेट को और कॉपर को हटा दिया, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, इसमें ये कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर को अलग कर देगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। ये विस्थापन की अभिक्रिया है। Pb प्लस CuCl2 से इसमें भी कॉपर को अलग करके PbCl2 बना लिया, लेड क्लोराइड। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त प्रश्नावली इधर दी हुई है, एक पॉइंट है ये 9 के अंदर चित्र में। इस प्रश्नावली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य प्रश्नावली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को मिला दीजिए। आपने क्या देखा, ये दोनों विलयनों को आपस में मिला दिया। आप देखेंगे श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलन से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड था वो बेरियम सल्फेट में बदल गया है और सोडियम सल्फेट था वो सोडियम क्लोराइड में बदल चुका है। क्यों ऐसा क्यों होता है? Ba स्क्वायर प्लस SO4 स्क्वायर 4 SO4 की स्क्वायर की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। इस जो विलयन में ही रहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 1.2, इसमें ध्यान से देखिए। आपने लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों का मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिकों का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन था। ये आगे है अपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद।